तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उनकी क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इंट्रोडक्शन में दिया गया द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन एंड एराइल हैलाइड हेलो एरीन। तो इसके अंदर ये कहा गया कि एलिफेटिक चेन यानी कार्बन हाइड्रोजन या की जो स्ट्रेट चेन है, एल्केन की स्ट्रेट चेन्स है, उसके अंदर अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को हटा के हेलोजन एटम लगाते हैं तो वो क्या बनता है, एलिफेटिक चेन जो है वो क्या बन जाती है, हेलो एल्केन। और वैसे हेलो एरीन यानी बेंजीन के कंपाउंड, उसके अंदर बेंजीन के कंपाउंड में से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और वहाँ पे हेलोजन ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा हेलो एरीन। नेक्स्ट, हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज यानी कार्बन है उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं सबके सिंगल बॉन्ड है, सो उसको हम sp3 हाइब्रिडाइज बोल देते हैं। फेनाइलकाइल ग्रुप, वेयर एज हेलो एरीन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 यानी वहाँ पे 3 जो है वो सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है क्योंकि इस वजह से डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा कैरेक्टर माना जाता है, एक पाई, तो इस वजह से वो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। Many halogen containing organic compounds occur in nature and some of them are clinically useful। ये तो सिंपल सी लाइन है। These classes of compounds find wide applications in industry as well as in day-to-day life. They are used as solvents for relatively non-polar compounds and as starting materials for the synthesis of wide range of organic compounds। So हमने ये देखा है कि काफ़ी सारे जितने भी ये हेलो एल्केन्स के कंपाउंड हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। कुछ उसके अंदर एंटीबायोटिक की तरह काम आएंगे, कुछ सॉल्वेंट की तरह, तो कुछ स्टार्टिंग मटेरियल की तरह। जैसे कि एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल दी गई है टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए। हमारी बॉडी आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन भी बनाती है, थायरोक्सिन। अब आयोडीन जो है वो हेलोजन है, तो हेलोजन कंटेनिंग हार्मोन बना रही है, सो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो गोइटर नाम का एक डिसीज़ हो जाता है जिसके अंदर जो हमारा गला है वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, और जितनी भी और भी प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर वो भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स लाइक क्लोरोक्विन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। हेलोथेन इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। सो हमें और कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं जैसे क्लोरोक्विन और हेलोथेन जो ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सर्टेन fully fluorinated compounds are being considered as potential blood substitutes in surgery। सो कुछ कंपाउंड्स जिनके अंदर फ्लोरीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा पाई जाती है वो सर्जरी के वक्त जब हम ब्लड सब्सटीट्यूट कर रहे होते हैं, जब दे रहे होते हैं पेशेंट को, सो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। In this unit you will study the important methods of preparation, physical and chemical properties and uses of organohalogen compounds। सो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सो फर्स्ट हम देखें क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स की एंड हेलो एरीन्स की। तो उसके लिए हम 2 कैटेगरीज का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स और दूसरी एल्काइल हैलाइड्स बॉन्ड। तो ये 2 एग्जांपल्स लिए मैंने और इसके अंदर हम उनको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेलोजन एटम एक है, जो एक्स है वो एक स्टैंडर्ड सिंबल है जो कि हम हेलोजन्स को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो हेलोजन्स क्या है, बेसिकली हेलोजन्स जो है वो एक पीरियोडिक टेबल का वो ग्रुप है जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के एटम्स आते हैं। तो उसको स्टैंडर्डाइज सिंबल है एक्स। तो इसके अंदर जब हम उसको क्लासीफाई करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको मोनोहेलोजन। और मोनो बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही हेलोजन एटम है, सो इस वजह से एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई एंड सो ऑन। और यहाँ पे जैसे 2 हेलोजन्स के एटम है तो इसको हम क्या लिखेंगे, डाई हेलो एल्केन। और ये क्या है, मोनो हेलो एल्केन। यहाँ पे जो एल्केन है वो ये वाला ग्रुप है कार्बन और हाइड्रोजन का। तो जब हमने दोनों को मिक्स किया या फिर दोनों को साथ में लेकर आए तो ये बना कंपाउंड मोनो हेलो एल्केन। एल्केन
क्या है, ये हाइड्रोजन एंड कार्बन का जो ग्रुप है. इट कैन बी आइदर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स. और जो सेकंड, जो इसके बाद वाला पार्ट है, वो है कि अल्काइल हैलाइड्स बॉन्ड. इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बॉन्ड है, तो स्पेशली हमें ध्यान किसका रखना, बॉन्ड का. तो यहाँ पे जो एल्केन है या फिर जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल यानी किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप, जो कि मिथाइल भी हो सकता है. अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, 4 है तो ब्यूटाइल, ऐसे करके 100 ऑन. सो जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने उनके बीच में एक डबल बॉन्ड लिया, फिर एक ये कार्बन एटम लिया जिसके साथ हमने 3 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, और यहाँ पे हेलोजन का एटम भी अटैच कर दिया. सो यहाँ पे हम बॉन्ड के बेस पे क्या देख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन. तो इसके हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी sp2 और इसकी sp3. सो ये जो कार्बन एटम है जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है, इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3. तो ये क्या बन जाएगा, एलाइलिक. और अगर यहाँ पे बेंजीन की रिंग हो और उसके साथ एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उसके साथ में हेलोजन एटम अटैच्ड है, तो बस उसका नाम चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा बेंजाइलिक. ऐसे ही जब डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हो, जैसे ये डबल बॉन्ड है और इसी के साथ हमने हेलोजन एटम को अटैच कर दिया, या फिर जो बेंजीन है उसकी डबल बॉन्ड के साथ हमने सीधा डायरेक्टली हेलोजन एटम को अटैच कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा विनाइलिक एंड ये एराइल. सो नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, जिसे मैं काफ़ी बेसिक से आप लोगों को समझाऊंगी. सो अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर की जो हेलो एल्केन्स हैं या हेलो एरीन्स हैं उनको हम नाम कैसे देते हैं. सो अकॉर्डिंग टू आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, ये 4 स्टेप्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपाउंड का नाम रखने के लिए. सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना है कि अगर 2 चेन्स बन रही है या 3 चेन्स, जितनी भी चेन्स बन रही है, तो हमें उसके अंदर से ये आइडेंटिफाई करना है कि सबसे बड़ी कार्बन की चेन कौन सी है. फिर आता है सिलेक्शन ऑफ लोकेंट नंबर या फिर लोकेंट रूल भी जिसे हम कहते हैं. लोकेंट नंबर वो है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी कार्बन के साथ क्या ऑर्डर बन रहा है, कि वो फर्स्ट कार्बन के साथ है, सेकंड कार्बन के साथ है. सो हमें नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी जो कार्बन के साथ पोजीशनिंग का नंबर आए वो काफ़ी कम आए. फिर जब हमने इन दोनों स्टेप्स को कर लिया, फिर हम थर्ड देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर, कि हर एक सब्स्टिट्यूएंट का अपना अपना प्रायोरिटी ऑर्डर होता है. जैसे सबसे पहले अल्कोहल्स आते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर, और सबसे नीचे अगर जैसे हम हेलोजन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हेलोजन्स आते हैं. फिर उसके बाद जब हमने ये सब देख लिया, फिर हम देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे जो काफ़ी लास्ट पे जिनकी प्रायोरिटी है, उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी उनकी नेम के अकॉर्डिंग हम उनका नाम रखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एग्ज़ाम्पल्स के लिए मैंने ये 2 एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं, तो इनसे हम नोमेनक्लेचर अपना स्टार्ट करते हैं. सो जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है वो तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक और सिंपल है. इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि कितने कार्बन्स हैं. तो इसके अंदर हमें कार्बन दिख रहे हैं 1, 2 एंड 3. सो 3 कार्बन्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोपेन. 4 होते तो ब्यूटेन, 2 होते तो इथेन, 1 होता तो मीथेन. सो उसके लिए जो इसका नोमेनक्लेचर बनेगा, क्या लिखना है, पहले हमें एल्केन लिखना है जो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आया है. तो एल्केन इसके अंदर कोई और चेन नहीं थी, सिर्फ ये सिंपल ही चेन थी. और बिकॉज जो ब्रोमीन है यानी जो हेलोजन है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, तो जिन ग्रुप्स की प्रायोरिटी सबसे कम होती है उन्हें हम जो मेन चेन है उससे पहले लिखते हैं. तो इसको हम लिखेंगे ब्रोमो, और कितने कार्बन्स की चेन है ये, 3 की, तो ब्रोमो प्रोपेन. अब सेकंड एग्जांपल है वो थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इसके अंदर हमें चेन देखनी पड़ेगी. सो ये सिंपल चेन है. फर्स्ट चेन हमें ये दिख रही है, और एक चेन ये दिख रही है, और एक चेन दिख रही है 1 2 3 4 5 ये, और एक ये 1 2 3 4. सो इसके अंदर हमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करनी है. तो ये जो चेन है इसके अंदर 4 कार्बन है, और अगर हम इस कार्बन को
फर्स्ट कार्बन लें और इससे ये वाली चेन देखें तो इसके अंदर 5 कार्बन है। सो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये वाली जिसके अंदर 5 कार्बन है। सो इस चेन को हम लेंगे एज अ लॉन्गेस्ट चेन जो मेन चेन का काम करेगी। और ये जो ग्रुप बच गया इसको हम क्या लेंगे? एज अ काइंड ऑफ सब्सटीट्यूएंट। ये बन गया एक सब्सटीट्यूएंट और ये भी एक सब्सटीट्यूएंट है। सो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पेंट। और एक हमें सब्सटीट्यूएंट मिला ये और एक ये। सो अब हम लगाएंगे लोकेंट रूल। लोकेंट रूल यानी जो सब्सटीट्यूएंट है उनकी पोजीशन क्या है कार्बन के साथ। अभी कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? अगर यहाँ से देखेंगे तो 3 और यहाँ से देखेंगे तो भी 3। और क्लोरीन की बात करें अगर यहाँ से देखेंगे तो ये क्लोरीन क्या आएगा? लास्ट पे 5th कार्बन से, अगर हम इस कार्बन को फर्स्ट लें। लेकिन अगर इस कार्बन को फर्स्ट ले रहे हैं तो ये फर्स्ट कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है। सो लोकेंट हमें इस तरीके से देना है या फिर पोजीशन हमें इस तरीके से देनी है कि जो सब्सटीट्यूएंट है वो सबसे पास वाले कार्बन के साथ जुड़े हो। सो सबसे पास में जो सब्सटीट्यूएंट है वो हमें इस कार्बन को फर्स्ट एज्यूम करने पे मिल रहा है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक सब्सटीट्यूएंट थर्ड कार्बन के साथ और एक सब्सटीट्यूएंट फर्स्ट कार्बन के साथ। सो इसको हम नेम करेंगे। अब जो ये ग्रुप है ये एक मिथाइल ग्रुप है और ये एक हेलोजन ग्रुप है और इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। सो इसको हम जो मेन चेन है उसके नेम से पहले लिखेंगे। सो अब क्योंकि ये दोनों की प्रायोरिटी सेम आ गई तो अब हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है। अब यहाँ पे इसका क्या बनता है? मिथाइल और इसका क्लोरीन। सो अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो जो क्लोरीन है यानी C वो M से पहले आता है, तो ये ऐसे बनेगा और हमें इसके पोजीशन के साथ लिखना है इसको 1 क्लोरो। और ये क्या था? पेंटेन। बट इससे पहले क्योंकि मीथेन है यानी मिथाइल जो ग्रुप है इसकी भी प्रायोरिटी क्या है? काफ़ी कम है। सो इसकी भी हम पोजीशन के साथ इसको लिखेंगे 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंट एन। अब ये जो ग्रुप है बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक डबल बॉन्ड नहीं है, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो इस वजह से हमने पेंटेन लिखा है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होती तो उसके भी हमें पोजीशन के साथ लिखना पड़ता, यानी अगर यहाँ पे बॉन्ड होती तो हमें ऐसे लिखना पड़ता पेंट जिस भी पोजीशन पे है 2 इन अगर इस कार्बन के साथ होती। लेकिन यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इस वजह से हमने इसको नहीं लिखा और सिंपली एल्केन को लिखा। सो ये मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर का टेबल दिया है एंड इसको याद करने के बाद आपको नोमेनक्लेचर करना है। सो इसको याद कर लेना। सो ये कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सो अगर आपको बेसिक से नोमेनक्लेचर समझ में आ जाता है तो ये भी आप आसानी से कर लो। एनसीईआरटी में कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम एंड आयुपैक नेम दिए हुए हैं, बट एग्जाम में ओनली आयुपैक नेम ही पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ नॉमेनक्लेचर आयुपैक के अकॉर्डिंग याद। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड कि कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड का नेचर कैसा है। सो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की तरफ जाएं तो हेलोजन एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। सो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा हेलोजन की तरफ, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव या फिर डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा एंड कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। सो हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये तो हमें पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेस पे। देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। पोलराइज्ड क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड के शिफ्ट होने की वजह से वहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए। सो इस वजह से वो पोलराइज्ड बॉन्ड हो गया। और ये बुक में भी रीज़न दिया हुआ है कि द कार्बन एटम bears a partial positive charge whereas the halogen atom bears a partial negative charge. As we go down the group in the periodic table, size of halogen atom increases. So halogen group of the periodic table, उसके अंदर अगर हम देखें तो एटम का साइज़ अगर हम डाउन द ग्रुप जाएँ तो इंक्रीज़ हो रहा है। फ्लोरीन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज़ द लार्जेस्ट. Consequently, the carbon halogen bond length also increases from carbon fluorine to carbon iodine. Some typical bond lengths, bond enthalpies and dipole moments are given in table 6.2. Alkyl halides are best prepared from alcohols which are easily accessible.
सो लास्ट लाइन तो बेसिकली प्रिपरेशन पे है, बट उससे ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बॉन्ड लेंथ के अंदर, बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर, डायपोल मोमेंट के अंदर, और किस पर डिपेंड करें कि हैलोजन साइज़ के ऊपर और उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। सो ये एक टेबल दिया गया है 6.2 कार्बन हैलोजन 6 बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड एंथैल्पीज एंड डायपोल मोमेंट्स के बारे में। Now moving to the next topic, methods of preparation of haloalkanes, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 60% क्वेश्चंस इसी टॉपिक से बनते हैं। So, इसमें हमें दिया गया है द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर फॉस्फोरस हैलाइड्स और थायनिल क्लोराइड। सो थायनिल क्लोराइड को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज उसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो गैसेज हैं और वो एक्सकेप कर जाते हैं, विच मीन्स कि हमें जो हमारा प्रोडक्ट चाहिए वो वैसे के वैसे ही मिल जाता है, हमें प्योरीफिकेशन मेथड्स नहीं करने पड़ते हैं। जैसे जो साइड कंपाउंड्स बने हैं, बाय प्रोडक्ट्स बने हैं, बाय प्रोडक्ट्स यानी जो प्रोडक्ट चाहिए उसके साथ वो प्रोडक्ट बन गया जो हमें नहीं चाहिए। सो उसको रिमूव करने के लिए कोई और प्रोसेस हमें थायनिल क्लोराइड को यूज़ करने के बाद नहीं करना पड़ता। The two gases products are escapable, hence the reaction gives pure alkyl halides. The reaction of primary and secondary alcohols with HCl require the presence of a catalyst, zinc chloride, जो Lucas reagent भी कहा जाता है. With tertiary alcohols, the reaction is conducted by simply shaking the alcohol with concentrated HCl at room temperature, which means कि जो Lucas test है वो 3 डिग्री पर इमीडिएटली टर्बिडिटी दे देते हैं, यानी इमीडिएटली वो रिएक्ट कर जाता है ल्यूकस रिएजेंट के साथ। Constant boiling with HBr 48% is used for preparing alkyl bromide. Good yields of Ri may be obtained by heating alcohols with sodium or potassium iodide in 95% orthophosphoric acid. अब यही क्वेश्चन NCERT में भी पूछा गया है एंड इट हैज़ चांसेस कि ये क्वेश्चन बाद में भी पूछा जाए बिकॉज ये क्वेश्चन 1-2 बार नीट में पूछा गया है। सो ये आपको याद रखना है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड किसके साथ यूज़ करा जाता है, सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ यूज़ करा जाता है ताकि हम Ri यानी एल्काइल आयोडाइड को ऑब्टेन कर सकें। The order of reactivity of alcohols with a given halo acid is 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सो ये हमें ऑर्डर दिया हुआ है कि जब हम अल्कोहल्स को किसी हेलो एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, एंड 1 डिग्री अल्कोहल वो सबसे कम और सबसे स्लो रिएक्ट करता है। Phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in situ in the reaction mixture by the reaction of red phosphorus with bromine and iodine respectively. So ये reactions हमें दिए हुए हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है ROH plus HCl in the presence of zinc chloride gives RCl plus H2O, ये है बेसिकली लूकास रिएजेंट। बेसिकली जितने भी ये रिएक्शंस दिए हुए हैं NCERT के अंदर ये आपको खुद याद रखने हैं एंड ये भी याद रखना है जो NCERT के अंदर ये लाइंस दी हुई है जैसे कि 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक, बिकॉज ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया। सो इट हैज़ चांसेस कि ये दोबारा 2027 के अंदर पूछा जाए एंड बाकी के ये जो रिएक्शंस हैं ये आपको अच्छे से याद करने हैं एंड प्रॉपर रिवाइज करने हैं, तब जाके आपको ये रिएक्शंस अच्छे से याद होंगे। सो नेक्स्ट NCERT में इस पेज पे और क्या दिया गया है, द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट आइदर बाय पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल और बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस हैलोजन एसिड। सो यहाँ पे काफ़ी सारी टर्म्स यूज़ करी गई हैं जैसे अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल विच मीन्स कि कार्बन हाइड्रोजन का ग्रुप, जैसे मिथेन, इथेन, उसके अंदर से जब हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तब वो मिथाइल या इथाइल बन जाता है। सो अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे सो इट विल बिकम इथाइल। सो इथाइल क्लोराइड या फिर मिथाइल क्लोराइड जो भी क्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड इज़ कैरिड आउट आइदर बाय पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उसको हमने किसके थ्रू पास आउट करा, एक सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, और या तो हम अल्कोहल में से एक ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड को गैस पास करवा देंगे सो अल्काइल क्लोराइड हमें मिल जाएगा, या फिर जो दूसरा मेथड है वो क्या है कि हम अल्कोहल और कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस हैलोजन एसिड यानी HCl जो एसिड है बेसिकली वही यूज़ होता है और उसके साथ अगर हम अल्कोहल का मिक्सचर बना के
फिर उसको हीट करेंगे तब भी हमें अल्काइल क्लोराइड मिल सकता है। द अबव मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड because the carbon oxygen bond in phenols has a partial double bond character and is difficult to break, being stronger than a single bond. इसका मतलब ये है कि जब हम इन्हीं मेथड्स को एराइल हैलाइड्स पर अप्लाई करेंगे ताकि हम हेलो एल्केन को ऑब्टेन कर सके, हेलो एरीन को ऑब्टेन कर सके, सो दैट विल बी नॉट पॉसिबल बिकॉज जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, यानी जब हम हेलो एरीन या फिर बेंजीन रिंग को देख रहे हैं, सो उसके अंदर जब हम देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो फिनॉल के अंदर जो OH है जो लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ और उसके साथ कार्बन अटैच है, तो उनके बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। एंड वो डबल कैरेक्टर रेजोनेंस की वजह से बन जाता है बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब हम रेजोनेंस करवा रहे होते हैं तो एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है वहाँ पे, और इस वजह से वहाँ पर हम हेलोजन एसिड का रिएक्शन नहीं करवा सकते। सो नेक्स्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, उसके अंदर फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजनेशन। फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स गिव अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स विच इज़ डिफ़िकल्ट to separate as pure compounds. Consequently, the yield of any single compound is low, which means कि जो compound हमें चाहिए उसका yield हमें इस mechanism से या फिर इस process से उतने अच्छे amount में नहीं मिलता। अब हम देखेंगे फ्री रेडिकल हेलोजनेशन की क्या mechanism है और ये क्या process और इसके अंदर कितने steps हैं। फर्स्ट इसके अंदर कितने steps है, टोटल 3 steps, और इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है चेन इनिशिएशन स्टेप। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो हेलोजन का मॉलिक्यूल है वो हीट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से, या फिर जो फोटो हेलोजनेशन होता है उस प्रोसेस के अंदर ये जो हेलोजन का मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा। और इसके पास, जैसे कि हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड बनती है, जैसे इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा और जो दूसरा रेडिकल बना है वो इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। रेडिकल मीन्स कि एक मॉलिक्यूल जो टूट चुका है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये कोशिश करेगा एक और बॉन्ड बनाने की। उसकी वजह से बनता है सेकंड स्टेप, और इस स्टेप का नाम है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। इसके अंदर जो एल्केन है, एल्केन यानी कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड इसके अंदर हम RH को यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो हेलोजन का रेडिकल है वो रिएक्ट करेगा एल्केन के साथ। अब क्योंकि एल्केन पहले ही काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो जब ये रिएक्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल के साथ जो कि हेलोजन है, अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा जिसके अंदर हम देखते हैं कि एल्केन जो है वो अगेन एक रेडिकल बन चुका है, और जो हेलोजन रेडिकल, जो पहले हेलोजन रेडिकल था, उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर एक ये कंपाउंड बना लिया। अब जो थर्ड स्टेप है वो है चेन इनिशिएशन स्टेप। इस एल्केन के अंदर कोई भी कंपाउंड आ सकता है कार्बन हाइड्रोजन का। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये क्या बन गया, इथेन, प्रोपेन यानी जिसके अंदर 3 एटम्स है कार्बन के, ब्यूटेन जिसके अंदर 4 एटम्स हैं। ऐसे ऐसे करके ऑन बहुत सारे कार्बन के एटम्स की वजह से काफ़ी बड़ा एक एल्केन भी बन सकता है। चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर जो ये एल्केन का रेडिकल था ये रिएक्ट अगेन किस पर करेगा, जो हेलोजन का मॉलिक्यूल था ये अगेन इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा एंड देन इट विल फॉर्म द बॉन्ड। ये
इसके अंदर बेसिकली हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो रेडिकल पहले बना था उसने किस पर रिएक्ट करा, एल्केन के साथ, और फिर उसने एल्केन को ही रेडिकल बना दिया। और फिर जो यहाँ पे एल्केन रेडिकल था वो फाइनली क्या बन गया, उसने हेलोजन के साथ बॉन्ड बना ली। फर्स्ट के अंदर जो हेलोजन का मॉलिक्यूल था वो एक रेडिकल में बन गया। रेडिकल यानी कोई भी एलिमेंट जिसके पास ये हेलोजन भी हो सकता है और कोई एलिमेंट भी हो सकता है, बिकॉज अभी हम हेलोजन के बारे में ही बात कर रहे हैं तो हम हेलोजन का ही एग्जांपल लेंगे। सो इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो और ये एज अ काइंड ऑफ बॉन्ड बनाने की कोशिश भी करे विथ एनी एलिमेंट विथ वन इलेक्ट्रॉन। सो ये पूरा मैकेनिज्म था फ्री रेडिकल हेलोजन का, हेलोजनेशन का। सो फ्री रेडिकल हेलोजनेशन के बाद हम मेथड देख रहे हैं फ्रॉम एल्केन्स कि हम एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। सो इसके अंदर हमें क्या मेथड दिया गया है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड्स बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। कि ये जो एल्कीन है इसके अंदर जब हम एडिशन करवाते हैं किसका, अल्काइल हैलाइड का, सो उसके वजह से जो अल्काइल हैलाइड है वो टूट कर कार्बन की दोनों बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड में बना देता है एंड जितने भी दो कार्बन है उनके साथ रिएक्ट करके सिन एडिशन करता है। सिन एडिशन यानी जो ये दो एटम्स जुड़े हैं हाइड्रोजन के एंड हेलोजन के वो सेम ही एंगल पे एक ही पोजीशन पर जुड़े हैं। सो इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, एक हेलो एल्कीन। प्रोपेन yields two products, however only one predominates as per Markovnikov rule। सो ये एक मार्कोनिकोव रूल है जो आपने अपने पिछले क्लास 11th में लास्ट चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा होगा। सो मार्कोनिकोव रूल बेसिकली यही है कि जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको तोड़कर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देना है। जो मोस्ट सुटेबल कार्बन है, जैसे जो कार्बन जिसके आसपास मिथाइल ग्रुप ज़्यादा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा सुटेबल रहेगा, और जिस कार्बन के पास आसपास मिथाइल ग्रुप कम है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और उसके अकॉर्डिंग हमें जो दूसरा आइटम है जैसे ये हाइड्रोजन हैलाइड है यहाँ पे, सो उसके बेस पे हमें वहाँ पे ये इसे ऐड कर देना है। सो सेकेंड है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस इन द लेबोरेटरी, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड to an alkane resulting in discharge of reddish brown color of bromine constitutes an important method for the detection of double bond in a molecule. The addition results in the synthesis of vicinal dibromides which are colorless. सो ये बेसिकली एक टेस्ट की तरह भी है जिसके अंदर हम ब्रोमीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए। सो अगर हमें रेडिश ब्राउन डिस्चार्ज कलर दिखता है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड था, और यही इसके अंदर बताया हुआ है। एंड यहाँ पे विसिनल ब्रोमाइड का मतलब ये है, विसिनल डाइब्रोमाइड का मतलब कि जो मिथाइल दो ग्रुप है यानी दो ग्रुप का एक कार्बन है ये, ठीक है, और ब्रोमीन दोनों अलग अलग कार्बन पे एक ही पोजीशन पर लगे, सो विसिनल डाइब्रोमाइड। सो लास्ट में मैंने क्विक रिवीजन के लिए आपको एक टेबल बना के दिया लूकस टेस्ट एंड हेलो एल्केन प्रिपरेशन का, जो सबसे ज़्यादा नीट में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। सो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट 1 ऑफ द वीडियो के अंदर, एंड इसके बाद के जो टॉपिक्स रह गए हैं वो मैं दूसरी वीडियो के अंदर कवर करूँगी। एंड बेसिकली अगर आपको वीडियो की जो स्पीड है अगर वो कम लगे सो उसको 2x की स्पीड पर देख लेना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।